विद्यालय के अंदर प्रार्थना की घंटी बज रही थी। जैसे जैसे घंटी बज रही थी वैसे वैसे बच्चे फील्ड के अंदर आ रहे थे। बच्चों की लाइन लगने के लिए उन्हें तमाम तरीके की आवाजें लगाई जाती हैं, लाइनें लग भी जाती हैं, प्रार्थना पूरी हो जाती है। लेकिन शिक्षक बेइंतहा परेशान थे। आज परेशान होने का कुछ कारण था। परेशानी जैसे ही खत्म होने की ओर नहीं थी, तभी शिक्षक बच्चों से कहते हैं, ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो आज नहाकर विद्यालय में नहीं आए। तभी बड़ी संख्या में हाथ खड़े होते हैं। सब के सब बच्चे कहते हैं कि सर हम तो नहाकर आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो नहाकर नहीं आए थे। शिक्षकों को उन पर गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि यदि तुम कल से नहाकर नहीं आए तो मैं तुम्हारा नाम काट दूंगा, आपकी मैं खबर लूंगा, तुम्हारी पिटाई भी करूंगा। शिक्षक ने जब ये आदेश दिया तो उसके बाद सब क्लास में बच्चे चले जाते हैं। अगले दिन आता है। अगले दिन आने के बाद शिक्षक फिर परेशान हो जाते हैं। आखिरकार अगले दिन दुर्गंध का लेवल था जो बढ़ रहा था। उन्होंने फिर प्रार्थना खत्म होने के बाद बच्चों से पूछा जाता है, आज ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो नहाकर नहीं आए हैं। तो सभी बच्चे कहने लगे। 4-5 बच्चों को छोड़कर सब बच्चों का हाथ खड़ा होता है। सर कहते हैं कि हम तो नहाकर आए हैं। लेकिन शिक्षकों को गुस्सा आ जाता है। सबको 2-2 डंडियां मारी जाती है और कहा जाता है कि यदि तुम कल से नहाकर नहीं आए तो मैं तुम्हें खबर लूंगा, विद्यालय में आने ही नहीं दूंगा। तभी तीसरा दिन आता है और तीसरे दिन भी वैसी ही स्थिति होती है जैसी दुर्गंध है जो लगातार बढ़ रही थी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इन बच्चों में से दुर्गंध आ रही हो। प्राइमरी पाठशाला का जो ये मामला था, शिक्षकों को गुस्सा आता है। अब बेवजह कई बच्चों को पीट दिया जाता है, बेवजह बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी मार पड़ती है। यदि विद्यालय आओगे तो तुम्हें नहाकर आना होगा। चौथे दिन आ जाता है। चौथे दिन भी कुछ ज्यादा ही इस्माइल आ रही थी। जब प्रार्थना के बाद शिक्षकों ने बच्चों से पूछा कि ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो आज भी नहीं नहा के आए हैं, तो कुछ बच्चे खड़े होते हैं और कहते हैं कि सर हम आज नहा के आए हैं, कपड़े भी धुल कर आए हैं। अपने मम्मी पापा से कहा कि रोज डांट पड़ती है और आप कपड़े साफ सुथरे क्यों नहीं पहनाते हमें। चौथा दिन शिक्षक परेशान हो जाते हैं। तभी एक बच्चे को गांव के मुखिया के पास भेजा जाता है, प्रधान जी के पास भेजा जाता है और कहा जाता है कि जल्दी से आप विद्यालय में आ जाइए। प्रधान जी शिक्षक की बात सुनने के बाद सीधा विद्यालय के अंदर आ जाते हैं। आने के बाद पूछते हैं कि सर बात क्या है, गुरुजी बात क्या है, आप परेशान क्यों हो रहे हो। तभी वो कहने लगते हैं कि सर 4-5 दिन हो गए हैं, लगातार बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है। मुझे लग रहा था कि बच्चों के अंदर से दुर्गंध आ रही है, लेकिन माजरा कुछ और है, आप जरा पता करें। तभी गांव की एक सफाई कर्मचारी को बुलाया जाता है। प्रधान जी जब सफाई कर्मचारी को बुलाकर लेकर जाते हैं, इधर उधर देखा जाता है तो बदबू आती है, दूर दूर से वो गंध आ रही थी। तभी वह ढूंढता है तो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां विद्यालय का एक शौचालय बना हुआ था। शौचालय के ऊपर एक सेफ्टी टैंक रखा हुआ था, जिस टैंक के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ था। अब सभी को शक हो जाता है शायद इसी के अंदर से बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है। तभी सफाई कर्मचारी उस टैंक के अंदर उतर जाता है। वह जाकर देखता है, उसके बाद एक ऐसी चीज पड़ी हुई थी जिसके अंदर से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। दरअसल उसमें एक लाश पड़ी हुई थी। लाश भी किसी और की नहीं बल्कि एक स्टूडेंट की थी, एक छात्र की थी। जैसे जैसे ये बात पूरे गांव को पता चलती है, सैकड़ों लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं, वहां पे पहुंच जाते हैं और कहीं ना कहीं तब जाकर ये पता चलता है कि इस बदबू आने का कारण क्या था। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना अपने आप में वाकई परेशान करने वाली है, वाकई चिंता का विषय बनी हुई है। लड़का होता है जिसकी उम्र 15-16 साल की होती है। एक महिला से प्रेम प्रसंग हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। नमस्कार, मेरा नाम सफी खान है और आपने देखना शुरू किया है हमारा YouTube और Facebook चैनल। अभी तक आपने हमारे YouTube और Facebook चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, Facebook को फॉलो नहीं किया है, तो आप प्लीज हमारे पेज को फॉलो कर दें और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को लाइक करें, एक बार शेयर करें, पेज को आप शेयर करें, लाइक करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है रायबरेली। इसी इलाके का एक थाना लगता है लालगंज। दरअसल
मैं बात कर रहा हूँ 14 जुलाई 1999 की रात के लगभग 9 बजे होंगे और इस घर का जो मालिक होता है वीरेंद्र त्रिपाठी, जिसका बेटा 15 साल का होता है, उसका नाम होता है विजेंद्र उर्फ पिंटू त्रिपाठी, जो आज घर नहीं पहुंचा था। उसके माँ बाप हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसी कौन सी जगह नहीं थी जो उन्हें तलाश नहीं किया था। आसपास के घर हो या दोस्त का घर हो या विद्यालय हो, शिक्षक हो या फिर जहां जहां उसका आना जाना था, वहां के लोगों को बारी बारी से पूछा जाता है कि हमारा बेटा यहाँ पे आया है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमने तो पिंटू को कहीं नहीं देखा। रात के 9 बज जाते हैं लेकिन पिंटू की कोई खबर नहीं लगती है। तभी गांव के आसपास लोग होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। सीधा इकट्ठा होकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, यानी कि लालगंज थाने में जाकर एसएचओ साहब से कहते हैं कि साहब हमारा बेटा स्कूल गया हुआ था, विद्यालय में जाकर भी हमने पता किया है, विद्यालय पढ़ने के लिए वो गया हुआ था, लेकिन विद्यालय में बच्चा नहीं मिला और हमारे घर नहीं आया। तभी उसने पूछा कि कहाँ पर पढ़ता था। लालगंज में ही एक लिटिल फ्लावर उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसमें कक्षा 10 का छात्र रहा था। अब उस विद्यालय में सभी से जाकर, प्रिंसिपल से भी जाकर पूछा जाता है तो कहा जाता है कि हमने अंतिम घंटे तक तो देखा था, विद्यालय में था, रोज की तरह वह लगातार आता है, छुट्टी होने के बाद वहां से निकल गया था। हमने यहाँ पे तो अब नहीं देखा। छुट्टी हो जाती है तभी यहाँ से भी गया था, लेकिन यहाँ पर वो घर नहीं पहुंचता है। तो सभी के लिए बड़ी चिंता वाली बात हो जाती है। जब एसएचओ साहब कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, आप उसकी तलाश करिए, हम सुबह 10 बजे तक इसको देखेंगे, यदि 10 बजे तक वो लौट कर नहीं आता है तो हम मुकदमा दर्ज कर देंगे, मामले की पड़ताल करनी शुरू कर देंगे कि आखिरकार तुम्हारा बेटा पिंटू है वो गया तो आखिर गया कहाँ। इस बात की तलाश करने की कोशिश कर रही थी पुलिस भी। तो पूरी रात निकल जाती है और उसके पिताजी वीरेंद्र को ये अपने पड़ोसी के और किराएदार होता है धर्मेंद्र, उसके साथ मिलकर पूरी रात बच्चे को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन उनका बेटा नहीं मिलता है, घर पर नहीं पहुंचता है। ये बड़ी संख्या में गांव के 10, 15, 20 लोग होते थे, वो भी रात में ढूंढने में मदद करते हैं। फिर वो थाने पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि साहब पूरी रात हमने तलाश किया लेकिन पिंटू घर नहीं पहुंचा। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, आसपास के लोगों को भी तरस आ रहा था, आखिरकार इनका बेटा गया तो गया कहाँ, क्योंकि इससे पहले उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। पुलिस वालों ने भी गुमशुदगी का मामला दर्ज कर दिया। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आसपास के थानों को भी संपर्क किया जाता है। इसके अलावा एक अभियान चलाया जाता है जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग उस बच्चे को तलाश करने की कोशिश करते हैं, तलाश में जुट जाते हैं और जगह जगह तलाश करने की कोशिश भी करते हैं। हर जगह तलाश करने की कोशिश की जाती है लेकिन वो बच्चा कहीं नहीं मिलता। 14 जुलाई को बच्चा गायब हुआ था। 15 जुलाई को मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। 16, 17, 18 तक एक दिन बीतने लगते हैं, गुजरने लगते हैं। जब 4-5 दिन लगातार बीत जाते हैं, गुजर जाते हैं, तब पुलिस वालों की चिंता और बढ़ रही थी, क्योंकि अब ये बात केवल पुलिस तक ही सीमित नहीं थी, आसपास हर गांव में भी फैल चुकी थी। बल्कि जो लालगंज है, लालगंज के जितने भी दुकानें हैं उनको बंद कर दिया गया था। लोग सड़कों पर आने लग गए थे और हंगामा करना शुरू कर दिया था। ऐसा होते होते हंगामे की खबर मिलती है तो लालगंज पुलिस स्टेशन के अलावा जो उच्च अधिकारी होते हैं रायबरेली की, वहां पर मौके पर वो पहुंच जाते हैं। मौके पर आने के बाद इस मामले की और ज्यादा पड़ताल करने की शुरू कर देते हैं। आखिरकार वो बच्चा गया तो गया कहाँ, किधर गया है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इधर पुलिस वाले होते हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे में 7 दिन बीत जाते हैं, बच्चा नहीं मिलता है। वो लगातार लोगों में उबाल आ रहा था। तभी उच्च अधिकारी एसडीएम, एसपी वगैरह सब वहां पे मौके पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमें सिर्फ आप 3 दिन की मोहलत दीजिए, जितनी जल्दी हो सकेगा हम इस बच्चे की तलाश करेंगे। आपको बता दें कि जब वो 3 दिन की मोहलत मांगी जाती है तब सभी लोग एक बार के लिए शांत हो जाते हैं, धरना प्रदर्शन है वो खत्म कर देते हैं। खत्म करने के बाद अब कहीं ना कहीं पुलिस वालों पर और ज्यादा लगातार प्रेशर बढ़ रहा था, क्योंकि 3 दिन बीत चुके थे, जब कहीं जाकर पुलिस वालों की और ज्यादा चिंता बढ़ जाती है। लेकिन इस बीच में जो लड़के के पापा होते हैं पिंटू उर्फ वीरेंद्र,
पिंटू के जो पापा होते हैं वीरेंद्र पुलिस वालों के पास पहुंचते हैं, जाकर कहते हैं कि साहब एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। दरअसल बात यह है कि जैसे जैसे इनका लड़का गायब होता है वैसे ही तीसरे दिन एक घर में हमारे पर्चा आकर गिरता है और पर्चे पर यह लिखा हुआ होता है कि हमने तुम्हारे बेटे का अपहरण किया है, हमने तुम्हारे बेटे का किडनैप किया है। यदि अपने बेटे की सही सलामती चाहते हो तो हमें 5 लाख की आप व्यवस्था कर दो और सीधा तुम्हें कहाँ आना है उस जगह का भी हम नाम बता देंगे। आदेश दिया जाता है। तब पर्चे के आधार पर एक तरफ पूरे शहर में धरना शुरू हो जाता है, लोगों में फिर से उबाल आना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ बाप है वो इस बात को, पर्चे वाली बात को छुपा के रखी थी, क्योंकि जब वहाँ पे किडनैपिंग वालों ने जो जगह बताई थी वहाँ एक फोन आता है और फोन सुनता है तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि हमने तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लिया है, 5 लाख का इंतजाम करना है। जिस तरह से ये हंगामा चल रहा है, शोर शराबा चल रहा है, इस धरना चल रहा है, इसको आप खत्म कराओ और 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। और पुलिस वालों को तुमने ये बात बताने की कोशिश की तो तुम्हारे बेटे का हमने जो अपहरण किया है और अपने बेटे की जिंदगी से तुम हाथ धो बैठोगे। पुलिस वालों को इस बात को आपने बताई तो गांव वाले लोग, आसपास शहर वाले लोग के बीच में सहमति और तेजी से बढ़ रही थी। बच्चे के लिए लगातार धमकियां मिल रही थी। इधर पुलिस वालों को शक होता है और पुलिस वाले इस बात को गंभीरता से और लेते हैं और ज्यादा पड़ताल करनी शुरू कर देते हैं। यानी कि 14 जुलाई को बच्चा गायब हुआ था। 24 जुलाई के पास एक गांव होता है, गांव हाड़ीपुर मादरी भाई, वहां पे एक विद्यालय होता है। लगातार उस विद्यालय के अंदर से बदबू आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी। तभी पता चलता है कि दुर्गंध कहीं और से नहीं बल्कि शौचालय के ऊपर सेफ्टी टैंक है, उस टैंक के अंदर से आ रही थी। तब उसके कपड़ों के आधार पर, यानी कि जिसकी यूनिफॉर्म के आधार पर पता चलता है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि पिंटू ही है जो ये गायब हुआ था। लालगंज का रहने वाला है। लालगंज का जो 10वीं क्लास में पढ़ता था। गांव के प्राइमरी विद्यालय की सेफ्टी टैंक पर वो मिलता है। तो पुलिस वालों के लिए ये बहुत चिंता का विषय बन जाता है। जब मामले की जांच पड़ताल करना पुलिस शुरू कर देती है तो कई दिन बीत जाते हैं, पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता है। तो जिसके आधार पर वह कैसे ही करके आखिरकार हत्यारे तक पहुंचा जाए तो कैसे पहुंचे। फिर उस बच्चे के कमरे की तलाशी ली जाती है, उसके किताबों की तलाशी ली जाती है। किताबों की तलाशी करते करते ऐसे में उन्हें ऐसे किताब मिलती है जिस किताब के अंदर पोर्नोग्राफी की बातें लिखी होती हैं, कुछ ऐसी अश्लील बातें लिखी होती हैं। उस किताब को देखने के बाद एक सामान्य बच्चा ऐसी किताब कभी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि पुलिस वालों ने ऐसी बात जो अंदर उनको पता चली थी। जब वो किताब के और पन्ने पलटते हैं तो उसके किताब के ऊपर लिखा हुआ है शाम लिखा हुआ है। जैसे ही शाम पढ़ते हैं तो सबके सब वहाँ आसपास लोग होते हैं, वो कहते हैं कि सर शाम जो लालगंज का बस स्टेशन है वहाँ पर एक दुकानदार है जिस दुकान का नाम है श्याम बुक डिपो। तभी पुलिस वाले दौड़ते दौड़ते शाम के पास पहुँच जाते हैं। सभी लोग वहाँ जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम इस बारे में जानते हो, क्योंकि इससे पहले हमें कोई सबूत नहीं मिला है, ऐसी कोई चीज हासिल नहीं हुई है जिसके आधार पर हत्यारे तक पहुंचा जा सके। जब शाम के पास ये बात पहुंचती है और शाम कहते हैं कि किताब, पुलिस वाले कहते हैं कि क्या ये किताब तुम्हारे हाथ की लिखी हुई है। जब शाम के पास तो शाम कहता है कि हाँ ये किताब हमारी ही लिखी हुई है। श्याम को पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हो कि किताब के बारे में, तो वो बोलता है ये पिंटू नाम का एक बच्चा होता है जिसकी उम्र लगभग 14 से 15 साल की होती है। इस किताब को वो लेने के लिए, यानी कि हर 10वें या 15 दिन किताब लेकर आता है और लेने के लिए आता है। लेकिन इस किताब में खास बात यह थी क्योंकि इस किताब में उसको एक, यानी कि शाम को ऐसा लेटर मिला था जिसे देखकर वो बहुत परेशान हो रहा था। शाम कहता है कि मैंने सोचा कि वापस बात कुछ की जाए, किताब के साथ उस लेटर को मैं उस श्याम को ही दे दूंगा। लेटर के अंदर जो लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था, तुम्हारे अंकल को शक हो गया है इसलिए अभी कुछ दिन के लिए आप शांत हो जाना, ये किताब अभी लेकर मत आना, इसलिए कुछ बवाल ना हो जाए। बेटा पिंटू
अपना ख्याल रखना। जब इस लेटर को लिखे हुए पुलिस वालों ने देखकर वो पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं, आखिरकार इस लेटर पर लिखा हुआ था तो क्या लिखा होगा। जब वो बात क्लियर हो जाती है, क्योंकि इस लड़के के साथ जो किसी महिला का अवैध संबंध था, कनेक्शन था, किसी महिला से कोई ना कोई कनेक्शन था। अभी अंकल किसको ये लड़का कहता है, ये बात में कहीं ना कहीं अनबन थी, पता नहीं चल रहा था। आसपास के घरों में जितने भी घरों में लोग थे सबको बुलाया जाता है, बातचीत की जाती है, सभी से पता करने की कोशिश की जाती है कि अंकल ये किसी और को नहीं बल्कि अपने ही घर में रहने वाला जो धर्मेंद्र है उसका अंकल है। जो किराएदार है उस किराएदार को ही ये जो पुलिस बोलती है कि उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। तब पता चलता है कि उसकी पत्नी से ये लेटर की जो हैंड राइटिंग होती है वो मिलाने की कोशिश करती है। ऐसे में लेटर वही महिला थी, वो लेटर पढ़ा करती थी और महिला को डांट फटकार कर पूछा जाता है कि तुम्हें इस लेटर के बारे में तुमने क्यों लिखा, बात क्या है, इसके पीछे की क्या बात है। तो वो कहती है कि सर एक दिन मैं शाम डिपो जो किताब होती है वहाँ खरीदारी कर रही थी, तब ऐसी किताब मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई होती हैं। मैं नोबेल लेने के लिए इस बुक डिपो पर जाया करती थी, इसलिए मुझे बहाना नहीं मिला था। और एक दिन पिंटू से मैंने खरीदारी करते हुए, यहाँ पिंटू इसी दुकान पर मिलता है, मैं कहती हूँ कि पिंटू ये किताब तुम अपने नाम से अलाउड कर लिया करो और मुझे लाकर दे दिया करो। ऐसे में वह लड़का किताब लेकर उस महिला के पास जाता है। किताब लेने के बाद जब वो महिला होती है वो किताब पढ़ रही थी और बच्चे को अपने पास बैठा लिया था, जिसकी उम्र लगभग 15 से 16 साल के आसपास रही होगी, यानी कि वही लड़का पिंटू। महिला की उम्र 32 से 30 साल के आसपास और किताब वो पढ़ते पढ़ते कब वो उत्तेजित हो जाती हैं और बच्चे के साथ जबरदस्ती कर बैठती हैं। पहले दिन तो बच्चे को थोड़ा अजीब लग रहा था और बुरा भी लग रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे बच्चे की आदत हो जाती है। और किराएदार जब घर में नहीं होता था तभी वो स्कूल के बाद आता था, तब भी मौका मिलता था जब रात में हो या बच्चे को महिला अपने पास बुलाया करती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। लंबे समय से ऐसा ही चल रहा था, लेकिन कुछ दिन ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसके पति को ये किताब मिल जाती है और किताब मिलने के बाद थोड़ा शक होता है और उस महिला को पूछा जाता है कि आखिरकार इस किताब में क्या है और इस किताब का क्या काम है, तुम इस किताब को क्या करती है। तो वो महिला लगातार बहाने बनाना शुरू कर देती है। जब वहां से कोई सफलता नहीं मिलती है तो उनका पति कहता है मैं लखनऊ के लिए किसी काम से जा रहा हूँ, वापस आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। लेकिन जैसे ही वह लखनऊ के लिए निकलता है तो 2 घंटे के बाद अपने उस मालिक के बेटा होता है पिंटू, यानी कि वो महिला अपने पास बुला देती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करती हैं। तब वो उसका पति था धर्मेंद्र आ जाता है और आने के बाद अपने आंखों से झरोखे से झांक कर देखता है और उसकी पत्नी और बेटे के साथ वो गलत अवस्था में थे, दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। तभी उस व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है, वो डांट फटकार करता है। लड़का तो भाग जाता है, घर में घुस जाता है, लेकिन वो महिला के साथ मारपीट करता है, उससे बातचीत करने की कोशिश करता है कि ये सब कब से चलता है। तो महिला कहती है कि कई महीनों से चलता है, ऐसे ही दोनों के बीच शारीरिक वो संबंध बना रहे थे। तभी उस व्यक्ति को यानी कि धर्मेंद्र को गुस्सा आ जाता है, यहीं से वह उसको ठिकाने लगाने की योजना बनाता है। 14 जुलाई को जब स्कूल से वो पढ़कर बाहर आ रहा था तभी धर्मेंद्र इसके स्कूल के पास पहुंच जाता है और कहता है कि बेटा पिंटू तुम घर जा रहे हो, मैं वहां पे जा रहा हूँ, आओ मेरे साथ, तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। तब छोड़ने के वो बात करता है तो उसके साथ हो लिया जाता है, लेकिन वो एक गांव के अंदर जाता है। उस गांव को वो उसे हड़ीपुर गांव होता है वहां लेकर जाता है। वहां पे एक नरेश श्रीवास्तव होता है और उसके घर ले जाकर कहता है कि थोड़ी देर हम यहाँ खाएंगे पियेंगे बातचीत करेंगे, उसके बाद अपने घर चले जाएंगे। पहले से ही वो वसूली गांव के लिए रहने वाले राधे श्याम और पंकज जी मौजूद वहां उसी घर के अंदर होते हैं और इन चारों लोगों ने 4 लोग होते हैं, धर्मेंद्र, राधेश्याम, पंकज, नरेश और श्रीवास्तव यहाँ बैठकर शराब पीते हैं और उस लड़के को पिलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लड़के ने जब शराब पीने से मना कर दिया और तभी उसने पूछा कि आखिरकार तुम कैसे कैसे करते थे। लड़का जैसे जैसे
बात बताने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे उसने शुरुआत से आखिर तक बताई, तब उसकी पत्नी के साथ वो संबंध बनाने की बातें वो उसको वैसे वैसे बता रहा था। तो धर्मेंद्र का गुस्सा जैसे जैसे बढ़ जाता है और उसका वो गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। जैसे ही अंधेरा हो जाता है, हाड़ीपुर का जो गांव है, विद्यालय प्राइमरी पाठशाला, उसमें तीनों चारों हो जाते हैं और वहां के टैंक के अंदर उसे डाल देता है। ऊपर का ढक्कन होता है वो भारी वजनी होता है, उसको हटाकर उसकी हैंड बॉडी को उसके अंदर डाल देता है। तो उधर से हंगामा हो जाता है और धीरे धीरे जैसे ही वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे लाश सड़ रही थी और सड़ते जा रही थी, दुर्गंध और बढ़ती जा रही थी। तब पता चल जाता है कि लाश किसकी दबी हुई थी। पुलिस ने इस सब को गिरफ्तार कर लिया। वो चारों दोस्त होते हैं, वो जो महिला होती है, इस हत्या से उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन शुरुआत सामाजिक स्तर से जो गड़बड़ी की थी उस महिला ने ही की थी। तो उस महिला ने बच्चे का गलत फायदा उठाया था और उसके बाद लगातार वो उस बच्चे के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, जो बिल्कुल गलत था। पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, क्योंकि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। फिर मुलाकात होगी एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं आपका सफी खान। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। देखते रहिए SKJ टीवी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।